नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। ज्ञान का डोज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट खुशहाल और ये है हमारा एपिसोड नंबर 2। उम्मीद है कि पिछले एपिसोड में हमने जो एटॉमिक हैबिट्स की बात की थी वो आपको पसंद आई होगी और शायद उन छोटी छोटी आदतों में से एक दो आपने अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश भी शुरू कर दी होगी। आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। आज हम जापान की एक ऐसी सोच के बारे में बात करेंगे जो वहाँ के लोगों को न सिर्फ लंबी ज़िंदगी देती है बल्कि एक खुशहाल और मकसद से भरी ज़िंदगी भी देती है। आज की किताब है इकिगाई। सबसे पहले बात करते हैं इस किताब के नाम की। इकिगाई ये एक जापानी शब्द है। इसे दो हिस्सों में समझिए। इकी यानी ज़िंदगी और गाई यानी मूल्य या मकसद। यानी इकिगाई का मतलब है जीने की वजह, वो एक चीज़ जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की प्रेरणा देती है। ये किताब लिखी है दो लेखकों ने, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरेल्स ने। हेक्टर गार्सिया एक स्पेनिश लेखक है जो जापान में रहते हैं और उन्होंने वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा और समझा है। किताब की शुरुआत होती है एक बेहद दिलचस्प जगह से, जापान के ओकिनावा द्वीप से, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग रहते हैं। तो आइए वहीं से शुरू करते हैं। पार्ट 2, ओकिनावा, दुनिया की सबसे लंबी उम्र जीने वाली जगह। दुनिया में 5 ऐसी जगहें हैं जहां लोग औसत से कहीं ज़्यादा लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी जीते हैं, और इन 5 में से सबसे मशहूर है जापान का ओकिनावा। यहाँ के लोगों में दिल की बीमारियाँ बेहद कम हैं। कैंसर के मामले दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत कम हैं और डिमेंशिया यानी याददाश्त खोने की बीमारी भी यहाँ बहुत कम देखी जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ 100 साल से ज़्यादा उम्र के लोग न सिर्फ जिंदा है बल्कि वो एक्टिव हैं, खुश हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरे दिल से जी रहे हैं। 104 साल की उम्र में एक बुजुर्ग महिला अपना बागीचा खुद संभालती है। 102 साल के बुजुर्ग रोज सुबह टहलने जाते हैं। 106 साल के एक दादाजी अपनी परपोतियों के साथ खेलते हैं। ये सुनकर हैरानी होती है, लेकिन ओकिनावा में ये आम बात है। तो सवाल ये उठता है, इनका राज क्या है? और यही राज है इकिगाई। लेखकों ने इन बुजुर्गों से बातें की, उनकी दिनचर्या समझी, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, सब कुछ देखा। और जो बात सबसे ज़्यादा सामने आई वो ये थी कि इनमें से हर किसी का एक मकसद था, एक इकिगाई था। कोई अपनी पोती को संगीत सिखाता था, कोई मछलियाँ पकड़ता था, कोई बागवानी करता था, लेकिन सबके पास जीने की एक वजह थी। पार्ट 3, इकिगाई क्या है? 4 दायरों का जादू। अब समझते हैं इकिगाई को ठीक से। किताब में इसे 4 दायरों यानी सर्किल्स के जरिए समझाया गया है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला दायरा है वो जो आपको पसंद है, यानी जो काम करने में आपको खुशी मिलती है, जो आप बिना थके घंटों कर सकते हैं। दूसरा दायरा है वो जिसमें आप अच्छे हैं, यानी आपकी प्राकृतिक काबिलियत, आपका हुनर, आपकी ताकत। तीसरा दायरा है वो जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, यानी कोई ऐसी चीज़ जो किसी की मदद करे, जो समाज में कुछ अच्छा जोड़े। और चौथा दायरा है वो जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, यानी जो काम आपकी रोजी रोटी का जरिया बन सके। जब ये चारों दायरे एक जगह मिलते हैं तो उस बिंदु पर जो चीज़ होती है वही है आपका इकिगाई। ये सुनने में थोड़ा जटिल लग सकता है, तो एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको बचपन से खाना बनाना बेहद पसंद है, यह है पहला दायरा। आप खाना बहुत अच्छा बनाते भी हैं, यह है दूसरा दायरा। आपके मोहल्ले में लोगों को घर जैसे खाने की ज़रूरत है, यह है तीसरा दायरा। और अगर आप एक छोटी सी टिफ़िन सर्विस शुरू करें तो उससे कमाई भी हो सकती है, यह है चौथा दायरा। ये चारों मिलकर आपका इकिगाई बनाते हैं। लेकिन किताब एक ज़रूरी बात कहती है, जापान में इकिगाई को सिर्फ करियर या पैसे से नहीं जोड़ा जाता।
एक बुजुर्ग दादी का इकिगाई हो सकता है अपने पोते पोतियों को कहानियाँ सुनाना। एक मछुआरे का इकिगाई हो सकता है रोज समुद्र पर जाना और उसकी लहरों को महसूस करना। इकिगाई का मतलब बड़ी उपलब्धि नहीं है। इकिगाई का मतलब है एक मकसद, एक जीने की वजह, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। पार्ट 4, लोगोथेरेपी, मकसद से मिलती है जिंदगी। किताब में एक और बहुत दिलचस्प विचार मिलता है जो एक मशहूर मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल की सोच से आता है। विक्टर फ्रैंकल ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी कैंपों में बहुत भयानक तकलीफें झेली थी, लेकिन उन्होंने देखा कि जो लोग कैंप में भी किसी मकसद से जुड़े रहे, जैसे अपने परिवार से मिलने की उम्मीद या अपनी लिखी किताब को पूरा करने का इरादा, वो बाकियों से ज़्यादा मजबूती से टिके रहे। इसी अनुभव से उन्होंने लोगोथेरेपी की नींव रखी, जो कहती है इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत खुशी या आनंद नहीं बल्कि मकसद है। जब आपके पास जीने की एक वजह होती है तो आप किसी भी मुश्किल से गुजर सकते हैं, और यही बात इकिगाई की भी है। ओकिनावा के बुजुर्ग इसलिए लंबा नहीं जीते कि वो कोई जादुई दवाई खाते हैं, बल्कि इसलिए जीते हैं क्योंकि हर सुबह उनके पास उठने की एक वजह होती है। उनका इकिगाई उन्हें जिंदा रखता है। पार्ट 5, फ्लो, जब वक्त थम जाता है। किताब का एक और बेहद दिलचस्प हिस्सा है फ्लो के बारे में। फ्लो एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसे मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने परिभाषित किया है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी काम में इतने डूब गए हों कि घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला? पेंटिंग करते वक्त, किताब पढ़ते वक्त, संगीत बजाते वक्त या खेलते वक्त, जब आप पूरी तरह उस काम में खो जाते हैं, जब न थकान का एहसास होता है, न भूख का, न वक्त का, उसे ही कहते हैं फ्लो। और किताब कहती है इकिगाई और फ्लो का गहरा रिश्ता है। जब आप अपने इकिगाई के करीब होते हैं, यानी जो काम आपको पसंद है और जिसमें आप अच्छे हैं, तब फ्लो खुद ब खुद आता है। फ्लो में रहने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं। काम न बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान काम बोरियत देता है, और न बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत मुश्किल काम घबराहट देता है। फ्लो तब आता है जब काम ठीक उतना चैलेंजिंग हो जितना आप संभाल सकते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग अपनी रोज़ की छोटी छोटी गतिविधियों में इसी फ्लो को पाते हैं। बागीचे में काम करना, मछली पकड़ना, बच्चों को खाना बनाकर देना, ये सब उनके लिए बस काम नहीं, एक ध्यान की अवस्था है। पार्ट 6, मोआई, साथ मिलकर जीने की ताकत। किताब में एक और जापानी अवधारणा सामने आती है, मोआई। मोआई का मतलब है एक ऐसा सामाजिक ग्रुप, एक ऐसा समुदाय जिसके लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। ओकिनावा में बचपन से ही बच्चों को एक मोआई में शामिल किया जाता है, कुछ 5 से 7 दोस्तों का एक छोटा ग्रुप जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देता है। जब किसी को पैसों की ज़रूरत होती है, मोआई मदद करता है। जब कोई बीमार पड़ता है, मोआई साथ होता है। जब कोई अकेलापन महसूस करता है, मोआई बुलाता है। और रिसर्च कहती है अकेलापन उतना ही खतरनाक है जितना रोज़ 15 सिगरेट पीना। यह सुनकर शायद चौंक जाए, लेकिन सोशल कनेक्शन यानी लोगों से जुड़ाव हमारी सेहत और उम्र पर उतना ही असर डालता है जितना खाना पीना या एक्सरसाइज। आज की दुनिया में जहां हम सोशल मीडिया पर हज़ारों लोगों से कनेक्टेड है, लेकिन असल ज़िंदगी में बेहद अकेले हैं, मोआई का यह विचार बेहद ज़रूरी लगता है। किताब कहती है एक छोटा लेकिन सच्चा सर्किल 1000 सतही रिश्तों से बेहतर है। पार्ट 7, इकिगाई डाइट और हल्की फुल्की एक्सरसाइज। किताब का एक और ज़रूरी हिस्सा है ओकिनावा के लोगों का खाना और उनकी शारीरिक गतिविधियाँ। खाने के बारे में एक बेहद आसान और कारगर नियम है जिसे कहते हैं हारा हाचिबू। इसका मतलब है खाना खाते वक्त पेट को सिर्फ 80% भरिए, 100% नहीं। यानी खाना छोड़िए जब अभी भी थोड़ी भूख बाकी हो।
हम अक्सर तब तक खाते रहते हैं जब तक पेट पूरी तरह भर न जाए, लेकिन शरीर को पेट भर गया का संकेत मिलने में 20 मिनट लगते हैं। तब तक हम ज़रूरत से ज़्यादा खा चुके होते हैं। हारा हाचिबू इसी ओवर ईटिंग को रोकता है। ओकिनावा के लोगों का खाना ज़्यादातर सब्जियों पर आधारित होता है। टोफू, शकरकंद, समुद्री शैवाल, हरी सब्जियां और थोड़ी मात्रा में मछली। ये सब चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स और ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर हैं। एक्सरसाइज के बारे में एक दिलचस्प बात, ओकिनावा के बुजुर्ग कोई भारी भरकम जिम नहीं जाते। उनकी एक्सरसाइज बेहद हल्की फुल्की है। राडियो तैसो नाम की एक सरल जापानी कसरत जो सुबह बस 5 से 10 मिनट में होती है और पूरे शरीर को हल्का और एक्टिव रखती है। इसके अलावा बागबानी, टहलना और रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम ही उनकी एक्सरसाइज हैं। किताब कहती है एक्सरसाइज का मतलब घंटों पसीना बहाना नहीं है। रोज़ थोड़ा थोड़ा हिलते डुलते रहना, चाहे वो चलना हो, बागबानी हो या सीढ़ियाँ चढ़ना हो, शरीर को लंबे समय तक चुस्त रखता है। पार्ट 8, वाबी साबी और रेजिलियंस, जीवन की अपूर्णता को स्वीकारना। किताब में एक और खूबसूरत जापानी विचार आता है, वाबी साबी। वाबी साबी का मतलब है अपूर्णता में भी सुंदरता देखना, यानी ये स्वीकार करना कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता और वो ठीक है। एक पुरानी जापानी परंपरा है किंत्सुगी। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकने की बजाय सोने की परत से जोड़ा जाता है। इस तरह वो बर्तन पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है क्योंकि उसकी दरारें ही उसकी कहानी कहती हैं। यही है वाबी साबी की सोच। हमारी तकलीफ़ें, हमारी गलतियाँ, हमारी नाकामियाँ, ये सब हमें तोड़ती नहीं बल्कि और मजबूत बनाती है। रेजिलियंस यानी मुश्किलों से उबरने की ताकत के बारे में किताब कहती है ओकिनावा के लोग इसलिए लंबे नहीं जीते कि उनकी ज़िंदगी में कोई दुख या तकलीफ़ नहीं आई, बल्कि इसलिए जीते हैं क्योंकि उन्होंने तकलीफ़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लिया, उनसे लड़े और आगे बढ़े। पार्ट 9, इकिगाई के 10 नियम। किताब के आखिर में लेखक 10 आसान नियम देते हैं जो इकिगाई को जीने में मदद करते हैं। आइए इन्हें सुनते हैं। पहला, हमेशा एक्टिव रहिए, रिटायर मत होइए। मतलब जिंदगी का कोई एक मकसद हमेशा बनाए रखिए, चाहे उम्र कुछ भी हो। दूसरा, धीमे चलिए, जल्दबाजी इंसान को थका देती है। जापान में एक कहावत है, हमारे पास सिर्फ इस वक्त जीने का मौका है, इसे जल्दी में बर्बाद मत करो। तीसरा, पेट को पूरा मत भरिए, हारा हाचिबू याद रखिए। चौथा, अच्छे दोस्त बनाइए और उनसे जुड़े रहिए। पांचवा, अगली जन्मदिन की तैयारी कीजिए, यानी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा रखिए जिसका इंतज़ार हो जो आपको उत्साहित रखे। छठा, मुस्कुराइए और आभारी रहिए। सरल लगता है, लेकिन रोज़ थोड़ा वक्त उन चीज़ों के बारे में सोचने में बिताइए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। सातवां, प्रकृति के साथ फिर से जुड़िए, रोज़ थोड़ी देर पेड़ पौधों के बीच बिताइए। आठवां, शुक्रगुजारी जताइए, जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं उन्हें बताइए कि वो आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। नौवां, वर्तमान में जिए, ना बीते हुए कल की चिंता, ना आने वाले कल का डर, बस इस लम्हे को जिए। और 10वां, अपना इकिगाई खोजिए, उस बिंदु को ढूंढिए जहां आपकी पसंद, आपका हुनर, दुनिया की ज़रूरत और आपकी कमाई मिलती है। वही आपकी जीने की असली वजह है। पार्ट 10, निष्कर्ष। तो दोस्तों, यही था इकिगाई का पूरा सार। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश बेहद सरल है। ज़िंदगी को लंबा करने की चाहत छोड़िए और उसे गहरा बनाने की कोशिश कीजिए। अपना इकिगाई खोजिए, एक सच्चा समुदाय बनाइए, धीमे चलिए, अच्छा खाइए और हर दिन कुछ ऐसा करिए जो आपको खुशी दे और किसी के काम आए। आपका इकिगाई कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। वो हो सकता है सुबह की चाय पीते हुए अखबार पढ़ना, बच्चों को होमवर्क में मदद करना या अपने पड़ोसी के लिए खाना बनाना। बस ज़रूरी ये है कि वो काम आपको अंदर से भरा हुआ महसूस कराए। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।
लेकिन एक छोटी सी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, आज रात जब आप सोने जाएं तो एक सवाल अपने आप से पूछिए, आज मैंने क्या किया जिसने मुझे अंदर से खुश किया। अगर जवाब मिल गया तो आप अपने इकिगाई के करीब हैं, और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बस उस सवाल को अपने साथ रखिए, क्योंकि सही सवाल पूछना ही सही जवाब की शुरुआत है। उम्मीद है आज का ज्ञान का डोज आपको पसंद आया। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, जल्दी ही वापस मिलेंगे।